या तो दीवाना हंसता है या जिस पे तेरा रह, वरना इस दुनिया में मुस्कुराता कौन है। तो आज जो स्टूडियो में पधारे हैं और जो आज के हमारे शो के गेस्ट हैं, वो आपकी मुस्कान की जिम्मेदारी उठा के चल रहे हैं। तो आइए मैं आपको बहुत जल्दी से मिलवाता हूँ डॉक्टर सुमित दुबे जी से। नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे। बात आपकी जो मैंने अभी तक की रिसर्च में पाया है, तो इतना सारा काम अकेले कैसे कर रहे हो? किस तरीके से ये सारा हो रहा है? मैं तो देख के स्तब्ध था कि एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ रहा है? तो उस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई अकेले की नहीं है और इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी लोगों के बिना मैं कुछ नहीं। इसमें पूरा टीम वर्क होता है। हसना फाउंडेशन हमारी एक एनजीओ है और जो कि दांतों के ऊपर काम करती है। उसके सिवाय हमारे बहुत सारे इसके प्रोग्राम्स हैं, कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। लेकिन जो इसका मूल स्रोत है, वो है लाइक माइंडेड पीपल और जो लोग सोचते हैं कि उनको समाज में कुछ परिवर्तन लाना है। सबके इंटरेस्ट अलग-अलग होते हैं। कोई दाँत में इंटरेस्ट होता है, कोई ओल्ड एज होम में इंटरेस्टेड होता है, कोई स्ट्रे डॉग्स में इंटरेस्टेड होता है। तो सब लोगों का अपना-अपना, कोई एजुकेशन में इंटरेस्टेड होता है। तो सबका अपना एक होता है, लेकिन एक पूरी सोच जो निकल के आती है कि हाँ भाई, ये बीमारी ज़्यादा है, ये परेशानी ज़्यादा है और इस तरह के हम लोग 2, 4, 10, 15, 20 लोग मिलके इसको कुछ कर सकते हैं। जैसे हमने कोई भी कैंप्स किए या कोई भी हमने जितना भी काम किया, मैंने आज तक कभी अकेले नहीं किया, बल्कि उन्होंने ही किया है, मेरी ही एब्सेंट लगी है। तो बेसिकली ये पूरा टीम वर्क है, जिसमें सब लोग काम करते हैं। तो यहाँ से फिर मेरा पहला सवाल ये बनता है कि ये आइडिया हसना फाउंडेशन का आइडिया कैसे आया और इसकी जो जर्नी है, उसकी शुरुआती कहानी क्या है? देखिए, जब अब मैंने तो अपना मास्टर्स किया है डेंटल सर्जरी में, तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी रहा हूँ, प्राइवेट में भी रहा हूँ। तो जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ हो गया, मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज दिल्ली हो गया। तो यहाँ पर बड़े लोग भी आते हैं, बट गरीब तबके के लोग भी बहुत आते हैं और इतने लोग आते हैं कि ओपीडी फुल हो जाती है, लोगों को वापस जाना पड़ता है। हिंदुस्तान में गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, खैनी, सिगरेट और ओरल कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। जब तक वो कैंसर डिटेक्ट होता है, तब तक कहते हैं लास्ट स्टेज है। तो लास्ट स्टेज होती है, वो भी थोड़ा कम क्योरेबल है, बट उसको अगर हम इनिशियल लेवल पर, अगर हम किसी भी बीमारी का, अगर हम लोग उस पर वर्कआउट करना शुरू करें, तो हमें शायद 2 से 3 साल में, 4 साल में रिजल्ट मिल जाता है। तो हसना का एनजीओ का जितने भी लोग हैं, उसमें सब डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग वॉलंटियर्स भी हैं और कुछ लोग स्वैच्छिक भी अपनी तरफ से जुड़ते हैं और वो लोग अपने अपने क्षेत्र में उसमें काम करते हैं। इसमें फायदा क्या होता है कि आपका जो एरिया है, जैसे आपने बोला कि मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे रहता हूं और मैं वहां अपने लोगों के लिए करना चाहता हूं। जी। सबसे पहले आपको अपने लोगों को पहले स्ट्रांग करना पड़ेगा। स्ट्रांग मतलब आप किसी सोसाइटी में हैं, ये किसी कॉलोनी में रहते हैं, ये किसी गांव में रहते हैं, तो पहले आप अपने गांव के बारे में सोचिए कि वहां पर समस्या क्या है। या कैंसर की समस्या है, तंबाकू की समस्या है, हाइजीन ठीक नहीं है, बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। तो हम लोग इनिशियली प्राइमरी चेकअप करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को लेकर। तो चेकअप करते हैं, चेकअप करने से उनका पता लगता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और प्लस फिर उसका हम लोग निजात दिलाने की उसकी कोशिश करते हैं। अभी मैं देख रहा था आपके बारे में, तो आपने शायद 80,000 से ज़्यादा कैंप्स किए हैं या आपने कोई कुल्ला टीम आपकी है जो कंटिन्यू काम कर रही है। ये जो पूरी जर्नी है ग्राउंड पे एक्चुअली क्या नीड क्या है इसकी करने की? देखिए, क्या हुआ था जब हमने शुरुआत करी थी इसमें, तो आपने देखा होगा सरकार जो है वो बहुत सारे स्कीम्स लेकर आती है। स्कीम्स पहुंचती हैं, अखबार में प्रिंट होती हैं, लेकिन क्या उस जगह पर उस सुविधा की जरूरत है कि नहीं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। उत्तराखंड में रात को आप 1 बजे, उत्तराखंड मतलब पौड़ी गलवान में 1 बजे लाइट कट कर दें, कट नहीं करनी चाहिए, 1 बजे से रात को 3 बजे कट कर दें, तो कोई परेशानी नहीं होगी। रात को 1 से 3 बंबई, लखनऊ, पटना, बिहार और सॉरी उत्तर दिल्ली आप लाइट कट कर दें, 1 बजे से 3 बजे तक सब बिजली के दफ्तर में पहुंच जाएंगे। क्या हो गया? तो जगह के अनुसार क्या प्रॉब्लम्स है। उत्तराखंड की प्रॉब्लम क्या है? पानी की समस्या, वहां का इंटरनल थोड़ा कम्युनिकेशन, रोड का कनेक्शन, बच्चों की स्कूलिंग और वहां पर जो पीडियाट्रिक डॉक्टर है या फिर गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, फिजिशियन, इन लोगों का, और डेंटल भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए क्योंकि हम डेंटिस्ट हैं इसलिए तो बोलेंगे। बट 3-4 जो प्राथमिक जो प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार होता है। अगर घर की महिला को हुआ तो उसका पति उसको पहले कहीं लेके जाएगा, अपनी दुकान बंद रखेगा, दुकान बंद रखेगा तो उसकी इनकम नहीं होगी, वो उसको लेके गया है। घर की बेटी को हुआ है तो माँ साथ जाएगी, पिता साथ जाएगा। तो एक तरीके से पहले भी वो फाइनेंसिस खर्च कर रहा है, अपनी दुकान भी बंद कर रहा है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि उन तक हम लोग खुद ही पहुंचे
उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दें, उनको दवाइयाँ भी दें, उनका इलाज भी कराएं। एक अच्छे जो एजुकेटेड लोग हैं उनके साथ हम उनको लाइन अप कराएं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब मैं तो यहाँ पे मैं समझिए, जैसे आप ग्राउंड पे इतना सब कर रहे हैं, आप एक एनजीओ हैं, ऐसे और भी एनजीओज होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन पे काम कर रहे हैं। मुझे ये बात समझाइए कि एनजीओ की जरूरत क्या है जब सरकार लोगों से टैक्स ले रही है और हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, अब इंडिया ही वाह वाह है, और आप ग्राउंड पे आज हम लोगों के दांतों तक की सेफ्टी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेके आ गए। दांत तो मतलब मैं इतनी प्राइमरी चीज समझता हूँ कि कोई खाना खाने के लिए दांत सबसे पहले जरूरी है, बिल्कुल, बिल्कुल। और खाने से ही जीवन है। तो यहाँ पे एनजीओज को इस लेवल पे काम करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट का कुछ नहीं दिखता है। देखिए, मेरा मानना यह है कि जैसे सरकार देश की है, तो हम भी देश के हैं। जितनी सरकार की ज़िम्मेदारी है देश के नागरिकों के लिए, उतनी नागरिक की भी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए अपने लोगों के प्रति। सरकार को दोषी ठहराना या किसी को दोष ठहराना तो बहुत आसान है। जब किसी के ऊपर हम जुर्म लगाते हैं, तो हम वकील बन जाते हैं, और जब खुद के ऊपर कोई आचलन उठा दे, तो हम जज बन जाते हैं। आप पहले अपने आप को देखिए, आपका जीवन हुआ क्यों है? आपने लाइट आविष्कार की नहीं, आपने कपड़े बनाए, आपने घड़ी बनाई, आपने चश्मा बनाया, कुछ नहीं बनाया। अब आपको सब कुछ बना बनाया मिला है। आप इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? आप अपनी अच्छी एजुकेशन लीजिए, एजुकेशन लेकर आप बड़ी जगह जाइए, तो आप अपने पैतृक गांव में या अपने कोई आसपास के एरिया में उन लोगों के लिए काम करिए, और उस गांव में क्या समस्या है उनके साथ मीटिंग करिए, उनके साथ डिस्कशन करिए। हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई है गांव वालों के साथ। हमारा तो रूरल डेंटल सेंटर भी है कन्नौज में, एक जगह है गुरसाईगंज, वहां पर हम लोग लगातार, मैं हर हफ्ते जाता था वहां पर, और अभी भी जाता हूं मैं। और वहां पर पूरा सेंटर बना हुआ है। अफोर्डेबल डेंटल केयर बनाइए, और कैंप्स करिए, फ्री के करिए, पैसे के करिए, वो अलग बात है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि कम से कम उनको उम्मीद तो रहे कि ये आदमी हर 6 महीने में हमारा आके डेंटल चेकअप करेगा, ओरल कैंसर चेकअप करेगा। रिपीटिशन होती रहनी चाहिए। जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ता है, अगर रिपोर्ट कार्ड घर पे ना पहुंचे, या बच्चे का इंप्रूवमेंट कैसे हो रहा है, तो माँ बाप को पता कैसे चलेगा कि क्या चल रहा है? तो हमें हमें ना, गवर्नमेंट जो करती है वो मेरे ख्याल से ज्यादा डेटा पे ज्यादा काम करती है, ग्राउंड पे कम करती है। तो अभी जैसे आप जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है, मैं मानता हूँ। हम्म, हम अगर पहले बीमारी के बीज बो रहे हैं, हम्म, गुटखा भाई गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट बेच रही है, हम्म। सिगरेट गवर्नमेंट बेच रही है, पान मसाला गवर्नमेंट बेच रही है, उसके बाद हम फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना चाहते हैं कि लोगों के दांत ठीक भी रहें। अब हम गुटखा भी बेचेंगे और लोगों के दांत भी ठीक करेंगे, ये कहीं ना कहीं नहीं लगता कि आपको सरकार यहाँ गैर जिम्मेदार है? देखिए, सरकार की, फिर से मैं कहूंगा, गुटखा खरीद कौन रहा है? मैं। पैसे कौन खर्च कर रहा हूं? मैं। मेहनत से पैसे कौन कमा रहा हूं? मैं। तो जब मैं नशा खुद ही खर्च करके खुद ही खरीद रहा हूं, तो इसमें सरकार का रोल क्या है? सरकार का कोई रोल नहीं। एक नियम और कानून बने। सरकार नहीं है, आप अपने परिवार को देखो। आप गुटखा, बीड़ी, तंबाकू का सेवन करोगे, कैंसर किसको होगा? सरकार को होगा कि आपको होगा? हमें होगा। हमें होगा। तो आपका एक जीवन है, और जीवन पता है बहुत बहुत खूबसूरत है। आप मानिएगा, हम अस्पताल क्यों जाते हैं? अस्पताल क्यों जाते हैं? आप ठीक हो, क्योंकि हम बीमार हैं। हम बीमार हैं, मर क्यों नहीं जाते? मर क्यों नहीं जाते? अस्पताल आप इसलिए जाते हैं क्योंकि आपके माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, यार, खाना पीना, जलेबी भटूरे, ये सब, इतनी प्यारी वादियां, इतने सारे लोग हैं, आप उसको अनुभव करना चाहते हो, उसको जीना चाहते हो, उसको पाना चाहते हो, उन क्षणों के साथ आप लोग अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहते हो। इसलिए इसलिए अस्पताल जाते हो, ठीक हो जाए, वापस अपनी जिंदगी में आए, दौड़े भागे, खेले कूदे, फिल्म बनाए, गाना गाए। मतलब लाइफ इज ब्यूटीफुल। अगर आप उसको खा के खराब करोगे, तो फिर ये आपका खुद का निर्णय है। तो हमारा काम क्या होता है कि हम उनके अंदर चेतना जगाएं, उनके अंदर हम जान भरें कि भाई मेरे, तुम ठीक हो, तुम फर्स्ट क्लास रहो, और थोड़ा सा वापस लाइन पे हो। अभी तक आपके एफर्ट से, अगर मैं डेटा की बात करूं, अभी तक आपके हंसना के एफर्ट से, या जो आपने और भी, आप क्योंकि आप और भी कई डोमेन्स पे काम करते हैं, मैंने देखा, हंसना के एफर्ट से कितने कितने लोगों को फायदा हुआ? आई मीन कितना दो बेनिफिट? बिल्कुल सही। 2011 से हम लोग काम कर रहे हैं, तो लगभग 18 लाख से ऊपर, जिसमें हम और हमारी टीम ने काम किया। हमने 1500 से ज्यादा कैंप्स किए हैं। हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। हमारे डॉक्टर वॉलंटियर्स ही 200 से 300 से ज्यादा हैं। और हम लोग 6 से 7 स्टेट्स में इंडिया में काम कर चुके हैं। मतलब ऐसे स्टेट्स में काम कर चुके हैं जहां की भाषा भी मुझे नहीं पता। मतलब आप मानेंगे, मुझे को तमिल नहीं आती, बट मैंने तमिल जाके काम किया। मुझे गुजराती नहीं आती, मैंने वहां काम किया। वो कुछ चीजें ना बोल के नहीं होती, कुछ इशारों में भी बात हो जाता है, कुछ एहसास में भी हो जाता है, और कुछ लोगों को देख के पता लग जाता है कि ये आदमी मेरा भला कर रहा है। जैसे मैं हूं, वैसे और भी बहुत लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। आपकी मंशा, आपका सोल पर्पस ऑफ लिविंग, वो आपको डिफाइन होना चाहिए कि आप किस लिए जन्मे हो और आप क्या करना चाहते हो। जैसे कोई एक्टर बनता है तो
एक्टर मैं भी बन रहा हूँ, एक्टर आप भी बन रहे हैं, लेकिन आप बड़े घर से, मैं छोटे घर से हूँ। आप सीधे पहुंच गए, आपको एक दोस्त का फ्लैट मिल गया, आप रह रहे हैं। मैं वहां आराम नगर में घंटों चक्कर काट रहा हूँ, इधर चक्कर काट रहा हूँ, बन पाव खा रहा हूँ। ऐसा नहीं बड़ा पाव खाने में प्रॉब्लम है, बड़ा पाव खा रहा हूँ। तो आपका स्ट्रगल एक्टर बनने का है, मेरा भी एक्टर बनने का है, बट हम दोनों की जर्नी अलग अलग है। आपको प्रमोशन मिल गया, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, आपको ब्रेक मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो जो जर्नी ही आदमी को बनाती है। ये आराम नगर का ज़िक्र आपने किया, हाँ। मैं क्योंकि जो दर्शक बॉम्बे समझते हैं, वो उनके लिए तो ये हिंट मात्र है। आपका आराम नगर से क्या संबंध हुआ? संबंध ये है कि हम भी कुछ एक्टर के लाइन में नहीं, हमने कुछ सोचा था कि हम कुछ लोगों को फाइनलाइज करेंगे और हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनवाएंगे। तो आराम नगर मेरा जाना हुआ था, जहां पर हम लोग कैंसर को लेकर, जन चेतना को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हम वहां से जो अपकमिंग है, क्योंकि पैसे की बहुत तंगी होती है, तो कम पैसे में लोग मिल जाएंगे। लेकिन क्या है कि कला की, आर्ट की कीमत नहीं होती, जो मैं समझता हूँ। जैसे आप कोई पेंटिंग ले लीजिए, तो पेंटिंग ऐसे तो जिसने बनाई है उससे लगे होंगे 2-2.5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, लेकिन जब वो बिकती है तो बिकती है 30 लाख, 15 लाख, 18 लाख। फिल्म बनती है 15 करोड़ में, बिकते हैं उसके 600 करोड़। वो पब्लिक को क्या चाहिए वो जरूरी होता है। तो मैं सोच रहा था कि आराम नगर जाएंगे, वहां लोग मिलेंगे, जो लोग अलग अलग मूवीज पे जो यंग होंगे और जिनको पता होगा कि वो देश में कैसे कंट्रीब्यूट करें। और फिल्म लाइन ना बहुत कंट्रीब्यूट करती है देश में, बहुत लोग बहुत कुछ सीखते हैं उससे। तो फिर हमने उसको कोशिश किया, लेकिन वो फिर सफल नहीं हो पाया, क्योंकि घर पे रहना, उनका रेंट देना 2 महीने का, वो मतलब बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है, वो सब नहीं कर सकते, सब सलमान खान बनने आते हैं। सर अच्छा, मेरा एक प्रश्न आपसे ये है इसमें सर कि आप दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे थे और टॉप स्कूल से आप पढ़े हैं मेडिकल के, और कहते टॉप रैंक होल्डर हैं। एक बड़ी 5 स्टार लॉबी थी सर्व करने को, जिसमें बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े सेलिब्रिटीज, और आप बहुत बहुत बड़ी धनराशि और बहुत बड़ा नाम आप कर सकते थे। फिर आपने ये रूलर पाथ क्यों चुना? आप वापस गाँव जाके सेवा करने का जो भाव आपके अंदर आया, इसके पीछे की क्या कहानी? कहानी ये है कि आपका पर्पस क्या है जिंदगी में। अगर ऐश और आराम है, सब कुछ है, तो आप सब कुछ बना सकते हो, बट आपकी किराए की जिंदगी है और आप पक्के मकानों की बात कर रहे हैं। तो हुँ, सबसे बड़ी जो आजादी मुझे जो लगती है, वो होनी चाहिए कि बीमारी की गुलामी से आजादी। वो हम सब लोग मुलजिम हैं, हम सब लोग गुलाम हैं इस वक्त। भले भारत देश आजाद हो गया होगा, लेकिन हम लोग बीमारियों से जग रहे हैं। कोई डायबिटीज से, कोई ब्लड प्रेशर से, किसी का किडनी का, किसी का लिवर का, किसी का डेंटल का, किसी का कार्डियक इशू से। तो ये जो गुलामी है, वो सरकार ने नहीं दी, ये हमारा इनबिल्ट है, हमारे खान पान से, हमारे वेलनेस से, हमारे सोचने से। आप मानेंगे नहीं कि मैं कुछ कुछ छुट्टियां लेता हूं, उसमें मैं कुछ नहीं करता, मतलब फोन नहीं रहते हैं, आई डोंट डू एनीथिंग, बस बैठा हूं, रिलैक्स कर रहा हूं, शून्य में चले जाते हैं। आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या मिलता है? मिलता है, आपको वापस जाके ग्राउंड पे काम करना है, फिर से वो करना है। आपको एनर्जी चाहिए पूरी, आपका माइंड संतुलन होना चाहिए। मेडिटेशन नहीं करने को बोल रहा हूँ, करते हैं, योगा करते हैं, बट आपको फिर से एनर्जाइज होना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो सिस्टम है पूरा, वो आपका, आप ठीक तो जमाना ठीक। आप समझ रहे हैं बात को? तो उसी से रिलेटेड है सब। जैसे अभी ये बात कहते-कहते आपका चेहरा थोड़ा भावनात्मक सा हुआ, जो मैंने देखा। तो क्या कोई कहानी दिमाग में आई कि कोई भावनात्मक कहानी जो जिसकी वजह से वो, जैसे जनरली जो लोग पुलिस में या उस तरीके की नौकरी करते हैं जहाँ पे लाश जलाने का काम है या किसी को एनकाउंटर करने का काम है, जो बहुत ज़्यादा एक कैसे कहते हैं ना, एकदम बहुत ग्राउंड पे एक पेनफुल स्थिति से लड़ने का काम करते हैं, तो अक्सर ऐसे लोग ना बड़े सेल्फ कंपोज्ड हो जाते हैं। तो वो कंपोजिशन मुझे आपके अंदर दिखी, तो कोई ऐसी कहानी है जो आप बताना नहीं, चाहें? देखिए ऐसा था कि मैं बताता हूँ, हम लोगों ने ओरल कैंसर का शुरू किया, तो एक हमारे यहाँ पर एक पेशेंट आया था, तो वो बीड़ी वगैरह बहुत पीता था। तो मैंने उससे पूछा कितनी बीड़ी, तो कह लेंगे 2 बंडल। शुरू शुरू का दौर था, मुझे पता नहीं बंडल कितना होता होगा, अच्छा। मतलब 10 होती होंगी, तो एक बंडल में 16 बीड़ी, 2 बंडल मतलब 32 बीड़ी रोज के। और इसके बाद गुटखा खाता था, एक कोई मसाले का नाम नहीं लूंगा, 25 रुपए का मिलता है वो, जो तो कहेंगे लो मसाले को बोल रहे हैं। तो मसाला प्रमोट कर। 25 दोनों को मिक्स करके खाना होता था वो। तो 25 रुपए। तो मैंने पूछा कितना रुपए तुम रोज खर्च करते हो अपने इस पे? तो उसकी वाइफ साथ में आई थी, तो उसने बोला डॉक्टर साहब 100-150 रुपए हो जाते हैं। तो मैंने कहा 100-150 रुपए तो बहुत ज्यादा है। और फिर मैंने उसको दिखाया कि ये ऐसे कैंसर होता है, ऐसे बीमारी होती है, कैसे ठीक करोगे? तो कहने लगा ठीक कर दो हमको। तो हमने उसके ऊपर इलाज शुरू किया, ठीक हो गया। फिर मैंने उससे कहा कि एक काम करोगे, जो तुम्हारी पत्नी है, तुम जितना पैसा 100 रुपए 150 रुपए खर्च करते हो, तो क्या रोज का रोज इतना पैसा अपनी पत्नी को दोगे? तो उसने बोला दे देंगे, हंस के बोला। उसकी पत्नी भी हंसने लगी, डॉक्टर साहब खर्चा तो कर ही रहे हैं पति। मैंने कहा नहीं, जो ये थूकने का, मसाले का, बीड़ी का लेते हैं, उतना पैसा तुम रोज रखो। तो उसने कहा ठीक है, नुसरत नाम है उसका। अच्छा। तो नुसरत ने कहा ठीक। बाद के 4-5 महीने निकल गए,
तो मैं उनके गांव में फिर से कैंप हुआ, मैं फिर से गया, तो नुसरत मिली, तो नुसरत को पता था कि मैं आया हुआ हूं, तो नुसरत आई मेरे पास और डॉक्टर साहब आपके लिए, तो उन्होंने मुझे 2 पेन दिए। उसके अंदर 2 पेन थे, एक इंक पेन था, एक बॉल पॉइंट पेन था। तो मैंने कहा थैंक यू बोला उसको, शुक्रिया। तो मैंने कैसा चल रहा है तुम्हारा? तो नुसरत ने बोला कि ये पैसे देते थे, कभी 90 रुपए देते थे, कभी 120 रुपए देते थे। तो मैंने कहा क्या किया इस पैसे का? कहने लगे बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, घर के लिए मैंने फर्नीचर खरीदा, इनके लिए शर्ट पैंट खरीदी। मैंने कहा वो तो ठीक है, और कहले पर्दे खरीदे। मैंने कहा नुसरत तुमने अपने लिए क्या खरीदा? नुसरत कहती ये सब मेरे ही तो है, ये सब मेरे ही है। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक ओरल कैंसर का कैंप कैसे आदमी में बदलाव लाता है। हम मैं क्यों रो रहा हूं, आंसू क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि मैं परिवर्तन कर पाया। तो मेरे जैसे अगर 1000-2000 सुमित भी होंगे ना, तो साला सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन बन नहीं पाते लोग, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी है कि हम सेटल हो जाए, इतना पैसा खर्च किया, इतना सब कुछ किया है। समझना पड़ेगा ये सब नहीं है। आजादी का जश्न तब होगा जब मैं और तुम की परिभाषा दफन हो जाएगी। सब अपने, मीन कौन नहीं होता, बाप बेटे, माँ बाप, भाई बहन। तो नुसरत ने वो जो सीख सिखाई ना, उसने अपने लिए कुछ नहीं लिया। तो ये एक ऐसी कहानी है जो मुझे झंझोड़ देती है बहुत बार, मतलब रोक नहीं पाता हूँ। तो मैं पॉडकास्ट में हूं, नहीं तो मैं अभी तो चिंगाड़ मार कर रहा हूँ। नहीं, देखिए भावनाएं ऐसी चीज है कि इसको दबाया ही नहीं नहीं जा नहीं। सकता। और जो रियल फील जब आती है, जब कहानी आपने मन से अगर आप कहानी सुना रहे होते तो उसमें आंसू की आवश्यकता नहीं। नहीं आंसू नहीं, बट वो एक अनुभव है जिसको आपने इतना क्लोजली जिया है, तो वो भावनात्मक होना बिल्कुल जायज है। सच कभी दब नहीं सकता। हाँ, बस मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, अब जैसे जो हंसना के कैंप्स हो रहे हैं, तो आप ग्राउंड पे कुछ पैसा लेते हैं लोगों से किसी सेवा के लिए, या ये पूरी तरह निःशुल्क है? और एक इसमें जुड़ा हुआ ही मेरा प्रश्न है कि मान लो कोई केस ऐसा टकरा गया कि जिसको ग्राउंड पे नहीं किया जा सकता, तो क्या उनको दिल्ली लाना, बड़े इलाज की ज़रूरत है, बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है? क्योंकि कैंप में तो आप लिमिटेड चीज़ें ही कर सकते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर देखिए, होता है? 2 तरीके से करते हैं हम लोग इसको। हम लोग जितने भी कैंप्स करते हैं, डेंटल कैंप्स, ओरल कैंसर डिटेक्शन, डेंटल हाइजीन, कुल्ला की पूरी काम करते हैं, ब्रश करने का, उसमें हम कोई पैसा किसी से नहीं लेते। हमारा आना जाना, रुकना, खाना पीना हमारे दोस्त लोगों के थ्रू होता है, हम लोग आपस में पूलिंग कर लेते हैं। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, ना हम लेते हैं, दोनों तरफ से ना हम लेते हैं ना वो देते हैं। ठीक है, उनका ओरल कैंसर का डिपार्टमेंट अलग है। अब जब कैंप में होता है तो सारी चीजें चलती रहती हैं। अगर हमें कैंप में कुछ लोग डिटेक्ट होके आते हैं कि हाँ भैया इनको प्रॉब्लम है, इनको दिखाना पड़ेगा, तो उनकी बायोप्सी हम लोग टर्शरी सेंटर पे करवा लेते हैं। बायोप्सी की रिपोर्ट 7 से 8 दिन में आती है। कैंसर निकलता है, या दांत में कीड़ा निकलता है, या रूट कैनाल होना है, या कुछ होना है, तो उसका एक इलाज का उनका एक मापदंड तैयार करते हैं। ठीक है। गांव में हमारे काम करने से पहले क्या होता था, किसी को दांत में दर्द होता था तो रूट कैनाल नहीं कराते थे, नसों का इलाज जिसको कहते हैं, वो निकलवा देते थे। और जब आप निकलवा देंगे तो जिसको गांव वाले बोलते थे कि दांत नहीं रहेंगे तो आप पोपले हो जाएंगे। पोपले एक शब्द है, ऐसे ऐसे करके मुंह बन जाएगा। तो फिर उनको बताया कि दांत सिर्फ खाने के लिए भी नहीं, मतलब आप सोचते हैं खाने के लिए जरूरी है, ओल्ड एज में जरूरी है, तो उन पेशेंट्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करते हुए जहां जहां मैंने अपनी एजुकेशन ली है, जहां मेरे दोस्त लोग सारे लोग हैं, कुछ सरकार की भी नीतियां हैं कि इस पे इतना इलाज पे इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, हम उनको वहां रेफरल सेंटर्स पे बुला लेते हैं। जैसे कन्नौज के एरिया यूपी में काम करते हैं तो उनको केजीएमसी लखनऊ भेज देते हैं। दिल्ली एनसीआर का कोई रीजन होता है तो उनको लेडी हार्डिंग, मौलाना आजाद भेज देते हैं। अच्छा। अलग हॉस्पिटल भेज देते हैं, और उसको हम लोग फॉलो अप लेते हैं डॉक्टर के साथ। हमारी टीम में कोई ना कोई 90%, मैं और मेरी एक कलीग है, हम लोग उसको मैनेज करते हैं ताकि वो वहां जाए, उनको देखें। उनका खर्चा थोड़ा बहुत होता होगा, मुझे जहां तक अंदाजा है, क्योंकि रिपोर्टें बहुत देर में आती हैं। वो लोग इतने दूर गांव से आकर यहाँ पर नहीं रह सकते, तो रिपोर्टिंग के लिए थोड़ा बहुत वो करते होंगे खर्चा। अदरवाइज मेरी कोशिश रहती है कि उनका 1 रुपए भी ना खर्च हो। बट उनका तो नहीं, मैं मेरा वो तो आपने क्लियर कर दिया कि उनका कुछ नहीं खर्च होना है। बट मेरा पॉइंट अब आगे बढ़ के ये हो जाता है कि आप इतने लोगों को ट्रीट कर रहे हैं और वो नंबर बहुत बड़ा है, आप लाखों में लोगों को बेनिफिटाइज कर रहे हैं और उनको सेवा दे रहे हैं। आपका जो एक्सपेंस है, इसके बारे में भी तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? उसमें हमें हमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। हमें जो अपनी मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है, मेरे दोस्तों की प्राइवेट प्रैक्टिस है, हमें थोड़ा और वर्कआउट करना पड़ता है, पैसे और कमाने पड़ते हैं। और कमाने पड़ते हैं मतलब आपको आप जब किसी को तब हेल्प कर पाएंगे जब अपने आप को उठा पाएंगे। फिर सुमित सर, ये सीएसआर फंडिंग नाम की जो बीमारी है, जिसके ऊपर हर आदमी कह रहा है कि भाई एनजीओ सीएसआर से पैसा उठाते हैं, ये कर देते हैं, वो ब्लैक कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं। अगर आपके जैसे जेन्युइन एनजीओ के पास सीएसआर की फंडिंग नहीं आ रही है, तो फिर ये जा कहाँ रही है? आप लोग उस तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिलती? देखिए, सीएसआर में क्या होता है, सीएसआर में वो लोग, उनका एक डिपार्टमेंट है। कुछ लोग हो सकता है कोई
कंपनी डेंटल हाइजीन पे काम नहीं करती है, बड़ी कंपनी। अब जैसे एक मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, वो डेंटल पे काम ही नहीं करती। उनका एजुकेशन है, तो किसी का ओल्ड एज है, किसी का कुछ और है। तो एनजीओ ने अपनी अपनी जो कंपनीज है, उन्होंने अपना सीएसआर में बांध रखा है कि मेरे फंड्स कहाँ जाएंगे। अच्छा। अब उसमें डेंटल हाइजीन नहीं आएगा, हो सकता है ओरल कैंसर आए, हो सकता है कुछ वालों में आया कि डेंटल चेकअप आप मेरी ही कंपनी के लोग मेरे ही प्रांगण में आप यहाँ पे करिए। तो अब बीमारी जो है वो आप नॉक तो करेगी नहीं, सुमित दुबे जी आज की दोपहर आप खाली हैं, मेरा नाम बुखार है, क्या मैं आपके शरीर में आ जाऊं ना? बीमारी तो ऐसी आ जाएगी। तो जब बीमारी नॉक नहीं करती आपको, अपने आप चली आती है, तो आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरा फंड सीएसआर का मेरे एरिया में मेरे लोगों पे ही लगे? तो वो चीज गलत। बाकी जगह सीएसआर होता है, देते हैं सीएसआर, उनकी पॉलिसीज होती हैं, बट उनका मेजरली वुमेन ओरिएंटेड रहता है, एजुकेशन ओरिएंटेड रहता है। डेंटल हाइजीन को लेकर ज्यादा कुछ नहीं है, कभी थोड़ा बहुत किसी का कुछ हो तो हो, बट मेरे टच में कोई भी नहीं आया। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप चला रहे हैं, इतने सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनकी सैलरीज वगैरह होती होंगी, या वो वॉलंटियर्स तो चलो ठीक है, उनके भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप इसके लिए कोई और प्रोसीजर सीएसआर के सिवाय कुछ और? सब कुछ अपने आप सुरक्षित, सब कुछ सब कुछ सुरक्षित। ऊपर वाले ने पढ़ाई दी है, ज्ञान दिया है, काम दिया है, जुबान दी है, मेहनत करने का मौका दिया है, तो जियो, तो जियो और कमाओ, कमाओ तो और अब ये लगाओ। सॉरी मैं, आप तो अभी किस किस स्टेट में आप लोग काम कर रहे हैं और कहाँ तक आप काम कर चुके हैं? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, तेलंगाना, ये काफी स्टेट्स तो हैं। ये कैसे डिसाइड करते हैं आप कि हमें यहाँ जाना है, यहाँ कैंप करना है? इसका कोई सर्वे करते हैं? हाँ, सर्वे करते हैं, उसको पूरा देखते हैं। जैसे वो हमारा जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है वो पास का पड़ता है, तो हमें पता लग जाता है कहाँ पर क्लस्टर्स हैं, कहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां हैं, कहाँ पर स्कूल्स हैं, कौन से स्कूल्स में गवर्नमेंट कैंप्स करा रही है, किस तरह के कैंप्स करा रही हैं। मतलब अधिकतर स्कूल्स में आई कैंप होते हैं और नॉर्मल हेल्थ चेकअप होता है। डेंटल के लिए बहुत हल्का सा लेके चलते हैं, बिकॉज अब मैंने देखा है कि जब 10th 11th में छोटे शहरों के लोग होते हैं, वो भी थोड़ा सा गुटखा उटका खाने लग गए, मसाला खाने लग गए बच्चे। सुरती एक करके होता है, हाथ में मलते हैं, इसको मुंह में रख लेते हैं, स्वीटी सुपारी स्वीटी सुपारी खाते हैं। तो इन लोगों को आदत लग जाती है। आदत कैसे लगती है? क्योंकि जब आप पान की दुकान पे जाओगे ना, बड़े रंग बिरंगे पैकेट होते हैं, और घर में चाचा जी मामा सब लोग खाना खाते हैं, आप उन्हीं से मंगवाते हो। तो आप अपने घर की जो आपकी प्रणाली है, जो आपकी आर्टरी है, आप उसको मंगाते हैं, लड़कियों से मंगवाते हैं। तो अभी हमारा नया कैंपेन चालू होने वाला है, दिल्ली में शुरू कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में, और बल्कि मैं कल ही सोच रहा था उसके बारे में। उसका नाम है चहकेगी मुस्कान। इसमें हम महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, इसमें ही हम काम करेंगे, जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी होगा, डेंटल चेकअप भी होगा। तो जैसे सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट का भी दांतों से कोई संबंध है? अरे बहुत सारा। सिगरेट पीने से भी दांतों में सिगरेट से कैंसर बहुत होता है? क्योंकि बीड़ी से कैंसर होने के चांस तो मैंने सुने, बट अभी डेंटल पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है? चाचा भतीजे हैं बीड़ी और सिगरेट दोनों। तो भैया आप इनहेल कर रहे हो, आपके लंग्स पे जाएगा, आपके टीथ पे जाएगा, आपके गम्स पे जाएगा। मतलब किसी चीज का सेवन जिसके बारे में पता है कि वो आगे जाके कैंसर कॉज करेगा। अब आगे का मतलब ये नहीं होता कि उसे टाइम लगा दिया 4 साल बाद है, कैंसर कभी भी हो सकता है। मैं हूं आपके सामने बैठा हूं, जहां मेरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई, जहां पर मैंने अपनी ओबेसिटी करे, क्योंकि कैंसर सिर्फ बीड़ी सिगरेट तंबाकू से नहीं होता। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्याज तक नहीं खाते, बीड़ी सिगरेट तो दूर की बात है, उनको भी कैंसर होता है। तो बॉडी के ओबेसिटी हो जाती है, आपके अलग प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो कैंसर सेल्स तो हर एक के अंदर थोड़े थोड़े होते हैं, वो डेवलप कर जाते हैं। एनीबडी कैन हैव कैंसर। ओरल कैंसर के केस में अगर किसी को प्री सिम्टम समझने हो, हाँ। तो कैसे, कोई कोई पैरामीटर है कि? हाँ बिल्कुल, प्री उसमें पूरे माउथ में दिख जाता है कहाँ पर है। प्री कैंसर डिटेक्शन टूल्स आते हैं, जिससे हम लोग देख लेते हैं। कहीं पर हमें लगता है हैबिट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैबिट्स के बिना भी आते हैं। तो कहीं किसी का दांत में बहुत शार्प एज है, अधिकतर अक्कल दाढ़ में होता है, तो बार बार गाल छिल रहा है, तो अक्कल दाढ़ तो निकलवा देनी चाहिए। लोग घबराते हैं क्योंकि वो पीछे दांत में दिक्कत देता है, उससे कैंसर हो जाता है। कोई शार्प फिलिंग है, कोई डेंचर पहनते हैं, कोई शार्पनेस है माउथ में, या कोई आप पेन वेन लेके खींचते रहते हैं, खिंचलाते रहते हैं दांत में, आप किसी चीज को इरिटेट करोगे तो वो चीज कुछ ना कुछ तो उत्पन्न होगी। हमने वॉश बेसिन देखे होंगे गांव में और कहीं पर भी, उसको आप बंद कर दीजिए और हल्का सा खोल दीजिए, एक बूंद नीचे गिरती रहेगी, तो वो पीला हो जाएगा पोर्शन वॉश बेसिन का। तो कंटिन्यूस इरिटेशन विल कॉज कैंसर। अभी आपने एक वर्ड यूज किया, अक्कल दाढ़। हाँ, ये बड़ा मतलब मैं हमेशा से मेरे मन में एक प्रश्न रहता था, पहले तो चलो इसको अक्कल दाढ़ क्यों कहा जाए, अभी आपने कहा इसको निकलवा देना चाहिए, हाँ। ऐसा क्यों? देखिए, अक्कल दाढ़ जो होती है वो सबसे आखिरी में होती है, सबसे आखिरी में आती भी है। तो कभी कभी मसूड़े जो होते हैं, तुम्हारा जॉ होता है जबड़े ऊपर नीचे के, इतना साइज नहीं होता कि उस अक्कल दाढ़ को भी वहां पर एडजस्ट करे। तो अक्कल दाढ़ सीधे आने की जगह कभी टेढ़ी, कभी इधर कभी इधर, तो अपने पोजीशन पे नहीं आती है ऊपर और नीचे की।
दांत से दांत का पर्पस क्या है? जब दोनों दांत एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, हम्म, अब मिल ही नहीं रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ, सिर्फ खाना फंसेगा, स्वेलिंग होगी, गाल कटेगा, चीक बाइटिंग होगी, गाल कट जाता है, हाँ खाते अंदर वक्त से। कट जाता है। तो ऐसे दांत को रखने का क्या फायदा? निकलवा दो। जैसे एक और इंटरेस्टिंग सवाल आया, जैसे किसी एक्सीडेंट में या किसी वजह से हमने दांत तुड़वा दिया, निकलवा दिया, हम्म, उसकी जगह जो हम फेक टीथ लगाते हैं, हम्म। वो मैंने सुना है मतलब ओरिजिनल जैसा ही काम करता है या कुछ उसमें प्रॉब्लम्स रहते हैं, ये जो पूरा का पूरा टीथ रिप्लेस होता है, हम्म। तो उस केस में मतलब वो नेचुरली काम करता है वैसे? उसमें क्या होता है, देखिए ऑप्शंस होते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। उसमें फिक्स्ड के भी ऑप्शन होते हैं, निकाल के लगाने वाले। फिक्स्ड ऑप्शन में दो ऑप्शन होते हैं, ये तो ब्रिज बनवा दे, आगे बगल बगल दांत को ट्रिम किया, ब्रिज बना दिया। नहीं तो अभी रिसेंट जो हम लोग का चल रहा है पिछले 15-20 सालों से, तो उसमें हम लोग डेंटल इम्प्लांट कर देते अच्छा। हैं। दांत का प्रत्यारोपण होता है, स्क्रू तरीके का होता है, टाइटेनियम का होता है, बायोकम्पैटिबल होता है और मजेदार होता है। 92% सक्सेस रेट होता है। डेंटिस्ट हम लोग 100% क्लेम करते हैं, बट होता 92% है। तो उसको लगा दिया, उसके ऊपर दांत लगा दिया। अच्छा, तो वो वर्क बिल्कुल बिल्कुल वर्क करता है। सो अभी आपका जो क्लिनिक है हम्म। जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एज एन डेंटिस्ट, हसना के बारे में तो आपने बताया हमें कि किस तरीके से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो आपका क्लिनिक कहाँ पर है? लाजपत नगर दिल्ली में। लाजपत नगर दिल्ली में ही, तो उसका कोई और ब्रांच भी है या फिर आप लाजपत नहीं नगर नहीं, से? एक ही ब्रांच है, हमारी कोई ब्रांच नहीं। तो जैसे हसना के बारे में अगर हमारी ऑडियंस या कोई चाहे कि हमारे यहाँ कैंप लगे, कोई व्यक्ति इस तरीके की बात रखे, तो कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हाँ, कम्युनिकेट किया जा सके? हम लोग की वेबसाइट है, हम लोग के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हसना फाउंडेशन के नाम से, फेसबुक पे, ट्विटर पे। फोन नंबर्स होंगे, मैसेज डालिए, मैसेज करिए। और हम ऐसे नहीं कि आज मूड कर गया कैंप करना है, हम्म, हमारे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा। अच्छा। उन्होंने मैसेज कर दिया कैंप करना है और हम लोग अरेंजमेंट करने में लग गए, तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब उस वक्त की बात थी, अभी थोड़ा सा ना हम निकल गए। तो आदमी को अपने लोगों के लिए सीरियस होना पड़ेगा। बिल्कुल। आपने अगर किसी चीज के बारे में प्रॉमिस किया है तो हमारी भी उसमें सिस्टम लगती है, और आपके एरिया में हो रहा है तो वो जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो आपका है वो आपको देखना पड़ेगा कि हम वहां पर मतलब आएंगे। आप कह रहे हैं कि कोई अगर स्पॉन्सर करना चाहता है हाँ कैंप, मान लो जैसे मैं अपने गांव में, मेरा गांव लाडपुर है बुलंदशहर में, हाँ। मैं चाहता हूं कि आप मेरे गांव में डेंटल कैंप लगाएं, हम्म, तो वो अगर मैं फाइनेंशियल उसके जो खर्चे हैं हम्म। वो अगर मैं स्पॉन्सर करता हूं तो आप बिल्कुल कर लगाते सकते हैं, और बल्कि मैं कोशिश करूंगा अगर जैसे आपका बुलंदशहर का एरिया है तो बुलंदशहर के ही एक दो डेंटिस्ट मैं अपने साथ रख लूंगा, हैं? ताकि अगर मान लो किसी पेशेंट को कोई जरूरत पड़ी तो वहां पर वो वाजिब दाम में उनका ट्रीटमेंट करें। जो अच्छा। हमारे कैंप में आते हैं डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, चीजें मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज क्या होगी, जैसे आपने कहा आपको अपने गांव में काम करना है, हम क्यों गए अपने गांव वापस? तो दोनों में फर्क क्या है कि मैं कभी या मेरे पिता उस गांव से कनेक्टेड रहे, तो उस गांव में हमारे टीचर रहते थे, हमारे दोस्त जो नहीं पहुंच पाए शहर, वो आज भी गांव में है, वो टीचर आज भी गांव में है, उनके बच्चे आज भी गांव में हैं। देखते रहते हैं हम लोगों के बारे में, अखबार में पढ़ लेंगे, न्यूज में सुन लेंगे, व्हाट्सएप पे देख लेंगे, नंबर तो है ही। तो उन टीचरों का क्या जिन्होंने आपको यहां तक बना दिया? तो आपको अपने गांव वापस जाना चाहिए। आओ चलो गांव की ओर चलते हैं, वहां कुछ करते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। और हम लोग की तो टैग लाइन भी है, अन्न अक्षर औषधि है सबसे बड़ी उपलब्धि। अगर आपने 3 चीज प्रोवाइड करा दी तो चीजें बढ़, तो गांव में एक तो अपने लोग मिलेंगे, पुरानी दुकान मिलेंगी, टीचर के पास क्या होगा, टीचर को आप एक बुक गिफ्ट कर दीजिए, एक आपको उसको पट्टा दे दीजिए, पैर छू लीजिए गुरु के अपने, और गुरु को भी अगले 2-3 महीने की स्टोरी मिल जाएगी कि मेरा बच्चा आया था, उसने कैंप किया, उसने हमारे लिए ये किया है, वो इतना बढ़िया हो गया है। तो आपको दुआएं ही देगा, आपको प्यार ही देगा। तो इसलिए एक पैतृक गांव में जाने से, भले हम लोग शहर में हैं लेकिन अपने अपने गांव जाना चाहिए हर एक आदमी को, जितने भी लोग हजारपति हो चाहे लखपति हो। अगर मैं तो कहता हूँ कोई पैसा नहीं है, दिमाग तो है, हाथ तो चल रहा है, दिल तो धड़क रहा है, आंख से देख तो पा रहे हो, करो ना क्या काम, क्या बात है। प्रॉब्लम? सो डॉक्टर सुमित दुबे हमारे साथ थे और उन्होंने जो बात कही कि हर व्यक्ति को अपने गांव के बारे में सोचना चाहिए और अपने गांव जाना चाहिए। और एक बहुत बड़े शायर हैं, नाम मुझे नहीं पता, बट उन्होंने एक शेर लिखा है कि ए सड़क तू अब गांव आई है, अब तो सब शहर जा चुका।